देखिए, महाराष्ट्र तो एक तरह से मुंबई जो है देश की कमर्शियल कैपिटल कही जाती है, व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, तो उसका तो अपना एक महत्व है, बिल्कुल है। देश की राजधानी में भी है, देश की राजनीति में भी है। और ऐसे भी बड़ा सूबा है, ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं, तो इसलिए उसका महत्व तो अपनी जगह है। लेकिन अभी जो बातें उभर करके आ रही थी, जैसे अभी आपने भी कहा, मोहन भागवत जी की बात कही और मोदी जी से कहा, मोदी जी ने कहा कि उनको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी की किस बात को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हर 3 महीने पर वो अपनी बात बदल देते हैं। वो कभी कह देते हैं कि साहब सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू हैं। कभी ये कह देते हैं, कभी बिहार में जाके कहते हैं कि साहब वो आरक्षण बहुत हो गया, अब उसकी समीक्षा होनी चाहिए। फिर बाद में जब हार जाती है उनकी पार्टी, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अभी चलना चाहिए, अभी चलना चाहिए। तो उनकी कौन सी बात। अच्छा, दूसरा, ये बार बार वो दावा करते हैं लोग कि साहब हमारे यहाँ तो जाति उति से हम लोगों का कोई मतलब नहीं, जाति को हम मानते ही नहीं। मैं बार बार कई मंचों से कहता हूं मैं, और एक बार आज की तारीख में फिर से एक बार कह रहा हूं, इसी डीबी लाइव के मंच से कह रहा हूं कि देश में जाति जनगणना जब होगी तब होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाति जनगणना करा दीजिए। मोहन भागवत जी, आपके लिए बड़ी चुनौती है ये। आप बता दीजिए कि आपके सर संघ चालक आप खुद हैं, उसके अलावे सर कार्यवाह कार्यवाह या जितने प्रमुख हैं आपके, उनकी क्या जाति है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़ी जातियों के लोग हैं, या एससी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, कितनी महिलाओं का उसमें समागम है। आज मेरे ख्याल से उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरी सूची जाहिर कर दीजिए, आप एक बार सार्वजनिक कर दीजिए। अब बता दीजिए कि देखिए साहब, हम तो बहुत सबको मिला जुला करके चलते हैं, उसमें देखिए हमने इतने एससी एसटी और ओबीसी के लोगों का दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है। अल्पसंख्यकों को तो देंगे नहीं, क्योंकि उनको तो आप 1942 से ही दुश्मन मानते हैं। जब गुरु गोलवलकर से पूछा था लोगों ने ना कि साहब वो हम लोग क्या करें, गांधी जी ये कांग्रेस ने जो कॉल किया है क्विट इंडिया के लिए, तो उसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो गोलवलकर जी ने कहा था कि नहीं नहीं, हमको अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, हमको देश के अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। कौन है अंदरूनी दुश्मन? कम्युनिस्ट और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। तो उस समय से आप तो दुश्मन मान है, तो उनको तो चलो नहीं करेंगे, लेकिन आप यही बता दीजिए कि साहब आप हिंदू एकता एकजुटता की बात करते हैं, हिंदू समागम की बात करते हैं, तो उसमें आपने ओबीसी को, एससी को, एसटी को या महिलाओं को कितना दिया प्रतिनिधित्व, ये साफ हो जाए। एक बार आप बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जी। रहा सवाल उसके अलावे जो है, ये बात जैसे गुजरात गुजरात की बात हो रही है, देखिए ये तो महाराष्ट्र के लोगों को एक तरह की राजनीतिक चुनौती है। महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए एक चुनौती है कि गुजरात के लोग महाराष्ट्र पे शासन करेंगे, या महाराष्ट्र के लोग खुद इमर्ज करके कुछ सामने आएंगे। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए अभी जो बीजेपी के अंदर का जो आत्मविश्वास जगा है हरियाणा में जीत के बाद, तो वो तो यही है कि साहब अब हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, जिसको साथ रहना हो रहे, ना रहना हो न रहे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद थोड़ा सा उनका विश्वास जरूर डगमगाएगा, क्योंकि जो अजित पवार के नाम से थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ लोग जाने वाले थे, मेरे ख्याल से अब वो नहीं जाएंगे, उनको सामने समझ में आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी ये उनके सामने, इसलिए ऐसा नहीं है। अब वही है, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि समाजवादी पार्टी है या अन्य दल है, देखिए मुंबई जो है पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वहां पे तेलुगु भी बहुत हैं, वहां तमिल भी बहुत हैं, वहां मलयाली बहुत हैं, जिनको अन्ना अन्ना सबको कहते हैं, जो साउथ इंडियन है सबको ही अन्ना अन्ना करके बुलाते हैं लोग। बिहारी बहुत है, बिहार के लोग बहुत ज्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी हमारे बहुत भरे हुए हैं वहां पर। ये बाबा सिद्दीकी वगैरह लोग तो वही है ना, बिहार से जाके माइग्रेट करके जाके वहां बस गए, वहीं के होकर रह गए थे। तो उसी तरह से तो उनका एक समन्वय सामंजस्य आपको बनाना होगा। आप अगर इंडिया अलायंस को सामने रख करके प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते हैं, तो एक तस्वीर अलग ढंग से इमर्ज करेगी। सभी दलों को प्रतिनिधित्व देना मुमकिन नहीं हो सकता है, और न सभी दल मांगेंगे भी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर सभी दलों के जो प्रमुख नेताओं की एक मंच से प्रस्तुति हो जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संकेत जाएगा। दूसरा तीसरी बात जो आपने राजीव जी कही थी, जो ट्रोलर्स के लिए या अपने कुछ लोग जो है हमारे यहाँ कमेंट करते रहते हैं कि साहब आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो ईवीएम तो मैनेज कर ही लेंगे।
देखिए आपने सही कहा है, ये काम हमारा नहीं है। हम तो सिचुएशन का विश्लेषण करते हैं, राजनीति का जो घटनाक्रम है उसको समझाते विश्लेषण करते हैं। ईवीएम में धांधली हो सकती है, हरियाणा में हो सकती हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तथ्य दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि साहब 99% जो चार्ज जो थी वो ईवीएम मशीनें, उनकी गिनती में कुछ और होगा, और जो 60-70% ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसको रख सकते हैं ना। अगर कांग्रेस के लोग ये बात बताते हैं कि साहब दो तरह की ईवीएम मशीनों से काउंटिंग हुई और उसके फर्क सामने है, तो हम उसको बता सकते हैं। ईवीएम से लड़ नहीं सकते हम। ये काम तो राजनीतिक दलों को करना होगा, कांग्रेस को या विपक्ष की अन्य दलों को करना होगा। ये जो मैं बार बार कहता हूं राजीव जी, अब पता नहीं हम लोग तो मुश्किल है ना कि मुफ्त सलाह देने वाले लोग हैं, कि मुफ्त की ही सलाह है ये, कि भाई चुनाव अब उस ढंग से नहीं लड़ सकते जैसे पहले आप लड़ते थे। रैली बहुत बड़ी हो गई, सभा बहुत अच्छी हो गई, लाखों लोग आ गए सुनने के लिए, बहुत भीड़ हो गई, शिवाजी पार्क में हो गई या आजाद मैदान में हो गई या नागपुर के किसी मैदान में हो गई, तो एक अलग बात है, वो तो होती रहती होगी ही। आज जो है आपको बूथ मैनेजमेंट से लेके काउंटिंग मैनेजमेंट बहुत सख्त जरूरत है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेके वोटर लिस्ट में नाम कटवाने तक, बूथ कहाँ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसकी व्यवस्था देखने और उस पर निगरानी रखने तक, जो ईवीएम मशीन जिसमें पोल हो रहा है, फॉर्म 17F जो बनता है तो उसमें बताते हैं कि ईवीएम नंबर सो एंड सो में इतने वोट दर्ज हुए हैं। इसको पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को, पोलिंग एजेंट को नोट करना चाहिए। बाकायदा तो लिखित देते भी हैं, लेकिन आपको नोट करना चाहिए, और ये अपने इलेक्शन एजेंट को बताना चाहिए जाकर के कि भाई देखो हमारे बूथ पे इतनी मशीनें काउंट हुई हैं, उनके नंबर ये थे और उनमें इतने इतने वोट पोल हुए। जब काउंटिंग शुरू हो तो मिलान करना चाहिए आपके काउंटिंग एजेंट को कि हाँ भाई यही नंबर वाली जो ईवीएम मशीन काउंट हो रही है या कोई और मशीन काउंट हो रही है। हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से हमारे 74 में बिजली गायब हो गई थी काउंटिंग में, हम लोग तीसरे राउंड तक जीत रहे थे और अचानक बक्से इधर के उधर हो गए और हम लोग हार गए। तो एक तो ईवीएम मशीनों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कई बार खबरें आती हैं साहब होटल में कुछ ईवीएम मशीन मिली, तो कहीं किसी कार में मिली। भाई ईवीएम मशीन इस तरह से जाती है क्या? वो तो एक साथ जब जाएगी तो जाएगी, अपने एक चुनाव क्षेत्र का एक साथ जाकर के वो स्ट्रांग रूम में जमा होगी, तो वहां की भी पहरेदारी देखनी पड़ेगी। ये काम राजनीतिक दलों का है, चाहे वो अगर भाजपा के लोगों को शक होता है तो भाजपा के लोग करें, अगर कांग्रेस के लोगों को होता है, एनसीपी को होता है, उद्धव सेना ठाकरे की शिवसेना को होता है, किसी भी दल को होता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपना काम करें। और ट्रोलर भाइयों का तो क्या है, वो तो अभी उनका रेट थोड़ा बढ़ गया, 2% वाली नहीं रह गई है, थोड़ा सा कुछ बढ़ा, उसमें पैसा कुछ इजाफा हो गया है। लेकिन जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, आप बताइए, मैं राजीव जी हर तीसरे महीने, आप जहां हमारा पहले ऑफिस होता था कोंडली बाजार जाता हूं, मैं कल गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। आप समझ लीजिए कि जो सरसों का तेल मैं 3 महीने पहले 1900 रुपए में 15 किलो का एक टीन लेके आया था परिवार का, वो इस बार 2400 में मिला है। 15 किलो का टीन जो है वो 2400 में मिला है। 500 रुपया बढ़ोतरी, 500 रुपया, ये मतलब 3 महीना नहीं, हम उससे पहले लिया होगा हमने जी, 8-9 महीने, क्योंकि 8-9 महीने तक तो चल ही जाता है 15 किलो हमारे यहाँ। तो ये हालत है, मतलब इस ढंग की बढ़ोतरी जिस ढंग से हुई है, सिर्फ मैं सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों में दूध के भाव कितने बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ जा रहा है, लेकिन किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज सब्जियों के दाम देखिए, टमाटर 80 रुपए 100 रुपए किलो से नीचे की कोई बात ही नहीं हो रही है। प्याज भी आजकल में बढ़ने ही वाला। लेकिन एक बार बात कहता हूं मैं कि इसका कहीं फायदा किसी किसान को नहीं मिलता, चाहे वो महाराष्ट्र के नासिक का किसान हो या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद या अगल बगल के जो आलू और ये सब पैदा करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो लोग त्रस्त हैं। उसके बावजूद अगर आपको 2 रुपए की जगह 5 रुपए मिलने लगा होगा पर ट्वीट या पर गाली, तो ठीक है, आप उसमें खुश रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि कीमत तो आपके घर परिवार के लोगों को चुकानी पड़ रही है, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके भतीजे को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, और आपकी पत्नी बेजार हो रही है, जो उसके चूल्हे की रसोई का जो खर्च जिस तरह से बढ़ रहा है, वो ठीक है, आपकी आस्था, आपकी अंधभक्ति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें अगर माउंट होकर के पोलिंग बूथ तक पहुंचती हैं, ईवीएम तक दर्ज हो जाती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, कितने भी षड्यंत्र कर लीजिए, कितने भी साजिशें कर लीजिए, जब जनता का ज्वार उमड़ पड़ता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, ईवीएम भी उसमें रोक नहीं सकती। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दुनिया ने बहुत कुछ देखा है अतीत में, और